हाय एवरीवन एंड वेलकम टू कैप्टन। तो यार वो सभी एस्पिरेंट्स जिन्हें आगे सी देना है, अभी हमने उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ऑल इंडिया एक मॉक टेस्ट कंडक्ट किया था, जिसका आज वाली वीडियो के अंदर रिजल्ट भी अनाउंस करेंगे, प्राइजेस भी अनाउंस करेंगे और मॉक टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस भी करेंगे। मॉक टेस्ट के बारे में मैं आपको बता दूं, हमने लैंग्वेज का एक मॉक टेस्ट लिया था और आपका जनरल एप्टीट्यूड का हमने टेस्ट लिया था। डोमेन का लेना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, इसलिए हमने डोमेन कंडक्ट नहीं किया था। तो चलिए यार, आज डेप्थ के अंदर समझते हैं उस पेपर के अंदर क्या था, क्या पैटर्न हमने सोचा था, हमारी टीम ने क्या पैटर्न सोचा था और वो पैटर्न एक्शन में सोचा क्यों था, एनटीए ने क्या सिलेबस दिया है, इस पेपर के अंदर हमने क्या रिफ्लेक्ट किया, क्या लेवल था, वो सारी बातें आज हम इसके अंदर करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो ये सीयूईटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलते हैं आगे। तो सबसे पहले अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं, तो देखो यार, अगर मैं मॉक टेस्ट की बात करूं तो हाँ, वो मैंने इजी टू मॉडरेट लेवल का बनाया था। वो थोड़ा सा जानबूझ के हमने पेपर जो है मॉडरेट लेवल का बनाया था। अच्छा, उस पेपर को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो लिंक मिल जाएगा, आपको प्रॉपर सोल्यूशन के साथ जो है पेपर मिल जाएगा। यार देखो, यहाँ पे हुआ क्या, अभी रिसेंटली एनटीए ने जो है अपना एक मॉक टेस्ट रिलीज़ किया, जिसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वोकैबलरी बेस्ड मिले, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड जो है बहुत सारे क्वेश्चंस मिले। तो मैं ये देख रहा था कि इनफॉर्मल ग्रुप से बहुत ही ज़्यादा ऐसी बातें होने लगी, स्टूडेंट्स के बीच में ये मिथ बहुत ज़्यादा आ गया कि यार सिर्फ वोकैब ही आनी है और सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन ही आना है। यार आपने ठीक है वो मॉक टेस्ट देखा, बट उसके बाद जो नोटिस एनटीए ने दिया था उस पर भी तो थोड़ा सा ध्यान देते। एनटीए ने साफ साफ शब्दों के अंदर एक चीज़ कहा है कि भाई ये जो मॉक टेस्ट है ये आपका एक्चुअल नहीं है। यहाँ हमें सिर्फ आपको इंटरफेस बताना है कि जब आप अपने एग्जामिनेशन डे के दिन जाकर सीट पे बैठोगे तो स्क्रीन पे आपको दिखेगा कैसे। और अगर उन मॉक टेस्ट पे थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे ना, तो कुछ बैलेंस्ड पेपर नहीं था। यार एक बात बताओ, 75 क्वेश्चन अगर मैं जनरल टेस्ट की बात कर रहा हूँ, उसमें से 30 to 35 क्वेश्चन जीके के हैं और वो भी बिल्कुल ही आउट है। तो कोई बैलेंस ही नहीं है ना पेपर के बीच में। तो इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर मैं लैंग्वेज की आपसे बात करूँ, इंग्लिश लैंग्वेज की, अगर मैं स्पेसिफिक इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूँ, तो जब सिलेबस आया था तो उन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज किया था वोकैबलरीज पे, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे भी बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज किया था। तो हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वहाँ से थोड़े सा ज़्यादा बन सकते हैं, बट आप जो है बाकी के टॉपिक्स को निगलेक्ट कर दो तो यहाँ आप बहुत बड़ी गलती करने वाले हो। तो ज़रा एक बार जो है पेपर जो हमने मॉक टेस्ट लिया था इंग्लिश लैंग्वेज का, उसके ऊपर नज़र डालते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 पैसेज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के हमने डाले थे, जिसके हमें 20 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए डाले थे। अब ये 20 क्वेश्चंस के अंदर से आपके जो है आपके 14 to 15 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि स्ट्रेट जो है पैसेज से पूछे गए थे, राइट। 5 से 6 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि वोकैब बेस्ड भी थे, मतलब कि आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आपसे वोकैब भी वो टेस्ट करेगा, राइट। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को थोड़ा सा डोमिनेंट हमने करके रखा, क्यों? क्योंकि एनटीए ने एम्फोसाइज किया था। उसके बाद अगर आप ग्रामर की बात करोगे तो उसके अंदर एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस करेक्शन के मैंने 5 क्वेश्चंस रखे। क्यों? क्योंकि यार देखो, जब भी आपका एक लैंग्वेज टेस्ट किया जाता है तो उसकी ग्रामर आपसे टेस्ट की ही जाती है, और एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो स्पॉटिंग के क्वेश्चंस बनते हैं और आपके सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप इनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। वो कैप पे ध्यान दो, अच्छी बात है, कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान दो, अच्छी बात है, बट इनको भी आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। उसके बाद पैराजम्बल्स का मैंने जो है एक क्वेश्चन डाला आपका, वोकैबलरी जो कि डायरेक्ट वोकैबलरी के क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो मैंने 6 क्वेश्चंस आपके डाले। एक क्वेश्चन मैंने जो है आपका थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटी का डाला था। वो क्वेश्चन कैसा था कि एक पैसेज दे दिया, उसके अंदर से कुछ लाइन जो है मैंने बोल्ड कर दी, और मैं बस आपका ये टेस्ट करना चाह रहा था कि पढ़कर आपको चीज़ें समझ में आती है या नहीं है। उसमें से 4-5 लाइन जो बोल्ड थी उसमें से आपको बताना था कि कौन सी जो है करेक्ट फिट, कौन सी इनकरेक्ट फिट हो रही है। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन मैंने डाला था। अगेन मैं इसको जो है कॉम्प्रिहेंशन वाली कैटेगरी के अंदर ही डालूंगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये आपकी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करने के लिए जो है मैंने क्वेश्चन डाला था। उसके बाद मैंने क्लोज टेस्ट भी डाले, और क्लोज टेस्ट भी मैंने जो है थोड़े से वोकैबलरी को जो फोकस कर रहे थे उनको डाले थे। तो अगर आप वोकैबलरी पे ध्यान दोगे तो 6, 5, 11 क्वेश्चंस मैंने वोकैबलरी के आपके डाले। वोकैबलरी मैंने अच्छी खासी डाली थी आपकी, क्यों? क्योंकि वही एनटीए ने पेपर डाला, वो थोड़ा सा इजी सा पेपर बना दिया, बच्चे बिल्कुल चादर तान के सोने के मूड में आ गए कि अबे पढ़ना ही नहीं है कुछ भी। अब एनटीए ने इतना आसान पेपर डाल दिया। यार वो पेपर नहीं था, वो पेपर नहीं है भाई, वो बस टेस्टिंग के लिए आपको इंटरफेस बताने के लिए जो है एक जो है मॉक टेस्ट वहाँ पे डाला गया है।
राइट। देन उसके बाद ईडियम्स एंड फ्रेजेस के जो कि पैराग्राफ की अगर मैं बात करूं तो मैंने पैराग्राफ सेंस के अंदर ही, अगेन मैं इसको कॉम्प्रिहेंशन वाली ही कैटेगरी के अंदर डालूंगा। ईडियम्स भी अगर मैंने आपसे टेस्ट किया तो एक पैसेज बना के मैंने आपसे टेस्ट किया है, उसका एक क्वेश्चन डाला था। डायरेक्ट ईडियम मैंने आपसे 4 जो है वो टेस्ट किए थे मैंने आपके। स्पेलिंग टेस्ट के मैंने 2 क्वेश्चन डाले थे और पैसिव वॉइस के मैंने आपके 4 क्वेश्चन डाले थे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है इंग्लिश का पेपर रहा है। अगेन मैं आपको कह रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आगे चलते जनाब। अब अगर मैं आपसे आपके जनरल टेस्ट की बात करूं तो तीन सब्जेक्ट से आपके जो है क्वेश्चंस बनते हैं। पहला है आपका लॉजिकल रीजनिंग, दूसरा है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और तीसरा है आपका जनरल नॉलेज, ठीक है। तो लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और आपका जनरल नॉलेज। तो अगर मैं एलआर की बात करूं तो डायरेक्शन सेंस से मैंने एक क्वेश्चन डाला। अगर आप पूरा पेपर अपने जनरल टेस्ट के पेपर को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो मैंने स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, आपके सलॉग वाली जो चीज़ें होती है स्टेटमेंट कंक्लूजन, उसको थोड़ा सा डोमिनेंट रखा पूरे पेपर के अंदर। वहीं अगर मैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन की बात करूँ तो मैंने क्वांट के अंदर भी जो क्वेश्चंस बनाए उधर से आपके स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन को मिक्स करके बनाए। मतलब कि परसेंटेज का अगर आप देखोगे तो परसेंटेज के टोटल 3 क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे। पहला मैंने आपसे एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट पूछा, 2 जो क्वेश्चन पूछे वो क्वेश्चन अपने आप में बहुत बेसिक थे, बट उसके अंदर मैंने जो आपसे है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का एक उसको उस फॉर्मेट में डाल दिया कि बताओ इसमें से कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड है। क्यों मैंने ये डाला है? क्योंकि जब आप सिलेबस उठाकर देखोगे जीटी का तो उसने भी वहाँ पे जो है लॉजिकल रीजनिंग को थोड़ा सा एम्फोसाइज करके डाला हुआ है, ठीक है, अलग से लिखा हुआ है लॉजिकल रीजनिंग। तो जो है काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपके जो है स्टेटमेंट कंक्लूजन आर्गुमेंट से लॉग ये वाले क्वेश्चंस आपके थोड़े से बन जाए पेपर में। और अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक तो आपको वर्बल एबिलिटी की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसके अंदर मैंने आपको सलॉग जो है कंप्लीट कराया हुआ है, स्टेटमेंट कंक्लूजन आर्गुमेंट कोर्सेज ऑफ एक्शन प्रॉपर कराए हुए हैं, आप उनको जाके देख सकते हो, ठीक है। देन कोडिंग डिकोडिंग की अगर मैं बात करूँ मैंने 6 क्वेश्चंस डाले। देन मेंटल एबिलिटी जो कि बहुत मतलब जनरल क्वेश्चंस जो होते हैं उसके मैंने 3 क्वेश्चन डाले। सिटिंग अरेंजमेंट के मैंने 2 क्वेश्चन डाले। ऑड वन आउट के मैंने 2 क्वेश्चन डाले। सीरीज का मैंने 1 क्वेश्चन डाला। हालांकि मुझे डालने 2 थे बट मुझे यहाँ पे थोड़ा सा आपके स्टेटमेंट कंक्लूजन को डोमिनेट करने थे, इससे मैंने एक ही क्वेश्चन डाला। एनालॉजी का मैंने 1 क्वेश्चन डाला। ब्लड रिलेशन का 1 क्वेश्चन डाला। अब अगर क्वांट की मैं बात करूँ तो नंबर सिस्टम के मैंने 4 क्वेश्चन डाले। क्यों? क्योंकि जनरल ये नंबर सिस्टम एलसीएम एचसीएफ आपके जो है ये आपके मेंटल एबिलिटी को ही स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसके क्वेश्चंस को बढ़ाए। प्रॉफिट एंड लॉस के मैंने 3 क्वेश्चन डाले। ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन के मैंने 4 क्वेश्चन डाले क्योंकि उन्होंने जो है स्पेसिफिक करके लिखा हुआ है वहाँ पे कि भाई आपका मेंसुरेशन ज्योमेट्री भी आएगा। वर्क पाइप एंड सिस्टम की अगर मैं बात करूँ इसके अंदर मैं आपके अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम जो बोट वाले क्वेश्चन होते हैं उनको इंक्लूड करके बता रहा हूँ। इनके मैंने 2 क्वेश्चन डाले। देन परसेंटेज की अगर मैं बात करूँगा तो मैंने आपसे बात कर ही ली अभी। उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की भी अगर बात करोगे ना, एपी जीपी एचपी की भी अगर आप बात करोगे तो उसका मैंने 1 क्वेश्चन डाला और उसको जो है मैंने स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के रूप में डाला। अगेन देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो थोड़ा सा डिटेल के अंदर आप 10th क्लास के अंदर पढ़ते हो और अगर आप सिलेबस को थोड़ा सा उठा के देखोगे तो उन्हें 8th क्लास तक का बोला है, ठीक है। तो बट एपी जीपी जो है ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन थी मैंने इसलिए डाला क्योंकि बहुत बेसिक होती है और उतना तो अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने 1 क्वेश्चन डाला। उसको थोड़ा सा मैंने लेवल अप किया क्योंकि उसके साथ जो है मैंने स्टेटमेंट कंक्लूजन का कॉन्सेप्ट मिक्स कर दिया था, ठीक है। देन उसके बाद रेशियो प्रपोर्शन की अगर आप देखोगे तो मैंने रेशियो प्रपोर्शन के जो है 5 क्वेश्चंस डाले। 1 सेकंड, 5 क्वेश्चन मैंने रेशियो प्रपोर्शन के डाले, इसमें से 1 क्वेश्चन आपका पार्टनरशिप का भी मैंने डाला था, ठीक है। क्योंकि अरिथमेटिक स्किल्स उन्होंने एम्फसाइज करके लिखा हुआ है तो आपका रेशियो प्रपोर्शन, एवरेज, परसेंटेज, वर्क पाइप एंड सिस्टम, ये सारे जो चैप्टर्स होते हैं ये इसके अंदर इस कैटेगरी के अंदर लाइक करते हैं। देन एवरेज का मैंने 1 क्वेश्चन डाला। इंटरेस्ट का मैंने 1 क्वेश्चन डाला। उसके बाद अगर मैं जीके की बात करूँ तो मैंने ना थोड़ा सा बैलेंस रखा। मैंने मतलब 50-50% ऐसे रेशियो रखनी चाहिए। आपकी जो स्टैटिक जीके है जिसके अंदर मैंने आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, आपके बुक्स एंड ऑथर्स और आपके सुपरलेटिव्स, इनकी जो है कुछ 12 क्वेश्चंस रखे जो कि स्टार्टिंग है। देन उसके बाद मैंने लास्ट 6 महीने के जो करंट अफेयर्स हैं उसके 13 क्वेश्चंस भी जो है मैंने मतलब जनवरी से लेके अभी तक के जो 6 महीने के क्वेश्चंस थे उनके मैंने 13 क्वेश्चंस डाले। तो इस तरीके से मैंने जो एक प्रॉपर बैलेंस्ड पेपर जो था आपका ये बनाने की कोशिश की। और एक अच्छा पेपर वही होता है जिसके अंदर प्रॉपर बैलेंस्ड जो है क्वेश्चन हो, ठीक है। और जो एनटीए ने रिलीज़ किया है वो बैलेंस नहीं था। तो मैं तो मतलब क्या बोलूँ यार, आप प्लीज़ उस थोड़ा से मिथ से उस पे से बाहर आइए और मैं टॉपिक्स को थोड़ा सा एम्फसाइज करके पढ़िए। जो प्रॉपर जो सिलेबस उन्होंने दिया है उनको प्रॉपर अच्छे से पढ़िए उन टॉपिक्स को, राइट। आगे चलते हैं। अब जरा अगर रिजल्ट की बात करें तो यार देखो, हाँ आप सभी ने बहुत अच्छा किया है, आप अपीयर हुए। पेपर कंपैरेटिवली अगर सीयूटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो थोड़ा सा हमने लेवल अप रखा था उसका, वो इसीलिए ताकि वो चादर
तान के जो सोने वाली आदत आपकी आ गई है वो मॉक टेस्ट देखने के बाद, तो वहाँ से थोड़ा सा बाहर आओ एंड आखिरी के दिन है इनके अंदर अपनी जान लगा दो, ठीक है। और सबने मेहनत की है, आप अपीयर हुए, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। पर हमेशा एक बात ध्यान रखना, ये मैं बहुत कड़वा सच आपको बता रहा हूँ, जो जीता वही सिकंदर। मतलब यार जो बच्चे सिर्फ ट्राई करते हैं ना, ये मैं बहुत हकीकत बता रहा हूँ आपको, उनको कोई याद रखता नहीं है। ट्राई करने के बाद जो मंजिल तक पहुँचता है ना, मतलब सोसाइटी पूरी दुनिया उसको याद रखते कि, और वो जो आपकी पूरी मेहनत है ना, फिर वो काउंट होनी शुरू हो जाती है कि हाँ वो बंदा पूरी पूरी रात पढ़ता था, मैंने देखा है। आप पूरी पूरी रात पढ़ रहे हो और अगर आप मंजिल तक नहीं पहुँचे ना, तो वो पूरी पूरी रात ना वो काउंट नहीं करते सोसाइटी। गंदा सच है यार, पर जो है वो यही है। तो अब देखो आपका रिजल्ट मैं अब अनाउंस कर रहा हूँ, ठीक है। आपको करना क्या है, जिन भी स्टूडेंट्स का लिस्ट के अंदर नाम है, आपको इस कॉन्टैक्ट नंबर पे 8766208812, यहाँ पर आपको अपना नेम, अपना एड्रेस, ईमेल आईडी, अपनी रैंक और किस टेस्ट के अंदर, मतलब 2 टेस्ट है, अगर आपके इंग्लिश के अंदर जो रैंक आई है वो आप लिखेंगे, अगर आपके जनरल टेस्ट के अंदर रैंक आई है वो आप लिखेंगे। उसके साथ साथ अपना फ़ोन नंबर आप हमें व्हाट्सएप ड्रॉप कर देंगे। देन उसके बाद हमारी टीम जो है वो आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी। तो आगे बढ़ते हैं। प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं तो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रखा गया था, हमने 3000 रुपीज़ बुक्स और हमारे मॉक्स, मतलब कंप्लीट बुक सेट और हमारे कंप्लीट मॉक सेट जो है वो रैंक 1 को देना है। उसके बाद रैंक 2 से रैंक 5 तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको हम जो है बुक्स एंड मॉक्स देंगे, और रैंक 6 से लेकर रैंक 10 तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको हम सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देंगे। तो अब ज़रा चलते हैं। तो सबसे पहले हम इंग्लिश के स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यार कॉन्ग्रेचुलेशन, ये 12 स्टूडेंट्स जो है, अब आप बोलोगे कि सर आपने 10 स्टूडेंट्स बोले थे 12 कैसे आ गए, इसकी भी हम बात करते हैं। तो यार आप देखोगे रैंक 1 जो यहाँ पे ली है वो क्रिश कोहली ने ली है, सब मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन क्रिश यार, ठीक है। देन उस उत्कर्ष सेकंड रैंक, आप यहाँ पे प्रॉपर देख सकते हो रैंक वाइज। अब यहाँ पे चैलेंज क्या आता है, यहाँ पे आप देख रहे हो रैंक 7 से लेकर रैंक 12 तक सबके 164 मार्क्स हैं। तो इनको हमने बाइफर्केट जो किया है वो बाइफर्केट किया हमने इनके सबमिशन टाइमिंग के बेसिस पे, और भी एक आधी फैक्टर्स के बेसिस पे हमने इनका जो है इनका रैंक हमने अलॉट किया है। बट क्योंकि सारे स्टूडेंट्स जो है वो रैंक 6 के बाद वाले हैं, तो सभी को जो है मॉक टेस्ट देंगे। और इसके बाद जो थे स्टूडेंट्स, मतलब रैंक अगर मैं 13 से बात करूँ तो मार्क्स और कम थे, पर क्योंकि इन सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स सेम थे तो हमने 12 तक रैंक जो है हमने रखी है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन, ये इंग्लिश का हमारा जो है स्कोर रहा है 200 में से 182 जो है वो मैक्सिमम हमारा इंग्लिश का स्कोर रहा है। अब आगे चलते हैं। जनरल टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो यस 300 में से 300 भी बच्चे ने स्कोर किया है। तो देखो ये कह पाना कि भाई टेस्ट जो है मुश्किल है, आपके लिए मुश्किल है तो दूसरे के लिए आसान भी है, वो आसान बनाती है उसकी मेहनत। जो जितना मेहनत करेगा उसके लिए पेपर उतना ही आसान हो जाता है। एक पेपर अगर 10 बच्चों के लिए मुश्किल है तो वो 50 बच्चों के लिए आसान भी है, क्योंकि 50 दिन रात मेहनत कर भी रहे हैं, ठीक है। तो नीरव यार कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको रैंक 1 जो है अलॉट हुआ है। यहाँ पे रेणुका के भी जो है 300 मार्क्स जो हैं वो रेणुका के मिले हैं। बट यहाँ पे हमने रैंक 2 क्यों दिया है, क्योंकि हमने बहुत सारे फैक्टर्स को देखा है, आपके सबमिशन टाइम को, हमने बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे देखा है, इसलिए रेणुका को जो है हमने रैंक 2 के अंदर रखा है। देन उसके बाद आप अपनी रैंक दे सकते हैं, और कमेंट सेक्शन के अंदर जो है आप अपना नाम और अपना रैंक ज़रूर बताइएगा जो स्टूडेंट जो इस लिस्ट के अंदर है। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, अपनी पढ़ाई को इस तरीके से ही करते रहिएगा, और थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो। और फिर से मैं कहूँगा वो चादर तान के सोने वाले मूड से बाहर आ जाओ। पेपर जो है कुछ शिफ्ट के अंदर इजी बन सकता है, कुछ शिफ्ट के अंदर आपका मॉडरेट भी बन सकता है, कुछ शिफ्ट के अंदर टफ भी बन सकता है। और अगेन टेंशन लेने वाली तो कोई बात है नहीं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन आपका हो गई, तो नॉर्मलाइजेशन आपकी सारी शिफ्ट को जो है बैलेंस कर देगा। तो आई होप यार आपको क्लैरिटी मिली होगी क्या करना है और क्या रिजल्ट है, किस तरीके से हमने मॉक्स बनाया है, क्या हमारी सोच रही है, किस बेसिस पर हमने रिजल्ट दिया है। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिएगा।